तभी यहाँ लूसियस और क्लोवर किंगडम की लड़ाई को 6 महीने हो चुके होते हैं और एक फेस्टिवल के अंदर सभी लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार अब अगला विजिट किंग कौन बनेगा। जिस वजह से कुछ लोग यूनो की साइड ले रहे होते हैं और कुछ आस्था की, क्योंकि दोनों ने ही क्लोवर किंगडम को बचाया होता है और उन दोनों के मैजिक के बिना उन लोगों का बचना नामुमकिन था। जिस वजह से कोई भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार विजिट किंग बनना किसे चाहिए। स्क्वाड कैप्टन्स भी इस चीज पर लड़ रहे हैं कि उन्हें किसे रेकमेंड करना चाहिए, और क्योंकि विलियम यूनो को रेकमेंड करना चाहता है तो सभी के बीच में आर्गुमेंट और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। जिस वजह से अब बस एक ही रास्ता बचा है और वो ये है कि अब उनके बीच में एक डुअल होगा और इसमें जो भी जीतेगा उसे विजिट किंग बना दिया जाएगा। तब हम देखते हैं उनका डुअल स्टार्ट ही होने वाला होता है, जिसके लिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इसमें जो भी जीतेगा वो हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट विजिट किंग बन जाएगा। तब आस्था और यूनो भी इस डुअल के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों अपने एक्सपीरियंस और ड्रीम को याद करके एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तो यूनो आस्था को एक टोर्नेडो में फंसा देता है, जिसे आस्था अपनी डेविल फॉर्म एक्टिवेट करके काट देता है और यूनो के ऊपर हमला कर देता है। पर यूनो स्पिरिट फॉर्म को एक्टिवेट करके उसके हमले से बच जाता है और फिर से आस्था के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से आस्था भी एंटी मैजिक का एक टोर्नेडो बना देता है और अपनी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड से यूनो के ऊपर स्लैश से हमला कर देता है। तो यूनो स्टार मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को टेलीपोर्ट कर देता है और ठीक आस्था के टोर्नेडो के ऊपर जाके तीर को आस्था के ऊपर फायर कर देता है, जिसे आस्था लात मारकर उड़ा देता है। पर तभी यूनो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और धूल हटते ही हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी तलवारों से एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। आखिरकार यूनो आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड के आगे कैसे टिक पा रहा है, क्योंकि यूनो की स्वॉर्ड तो पूरी तरह से मैजिक से बनी हुई है ना, तो उसकी स्वॉर्ड तो अब तक गायब हो जानी चाहिए थी। ये शायद इस वजह से है क्योंकि यूनो की विंड स्पिरिट उसे मैजिक की एंडलेस सप्लाई दे रही है, जिस वजह से यूनो अभी तक एंटी मैजिक के आगे टिका हुआ है। तब वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी पावर से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उस जगह का पूरा नक्शा ही चेंज हो जाता है। यूनो के पास ओवरवेलमिंग मैजिकल पावर है और उसकी मैजिक इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, जिसका मतलब इसकी टेक्निक और सीक्वेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर भी आस्था अपनी की मदद से उसके हमलों से बच रहा है। तो इचिका सोचती है यूनो को याइटन टेक्निक का एहसास है, जिस वजह से वो दूर से ही आस्था के ऊपर हमला कर रहा है, जिस वजह से ये एक ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है। तो आस्था ब्लैक स्लैशेस से यूनो के ऊपर हमला कर देता है और यूनो स्टार मैजिक से अपने आप को टेलीपोर्ट करते हुए उससे बच जाता है और फिर से आस्था के ऊपर हमला कर देता है। तो क्लाउस भी नोटिस करता है कि यूनो ने आसमान में बहुत सारे स्टार्स को बिखेर दिया है ताकि वो उन स्टार्स की मदद से आस्था के हमलों से बच सके और उसके ऊपर हमला कर सके, जिस वजह से क्लाउस को ये चिंता हो रही होती है कि आखिरकार इतना मैजिक यूज करने के बाद यूनो कब तक टिक पाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ जोरा को आस्था की फिक्र हो रही होती है, क्योंकि नॉर्मली तो मिजिस अपने मैजिक से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को एनहेंस करते हैं, पर आस्था अपनी खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ रहा है, जिस वजह से उसे अंदाजा नहीं है कि आखिरकार आस्था ये कब तक सह पाएगा। और अब क्लाउस और जोरा दोनों ही ये देख रहे हैं कि आखिरकार कौन अब सबसे पहले अपनी लिमिट्स तक पहुंचेगा। तो यूनो फिर से अपने स्टार मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, पर तभी आस्था अपनी डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड से यूनो का मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से यूनो कहीं भी टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। और इस मौके का फायदा उठाकर आस्था यूनो के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर वाइस कैप्टन नैच भी हैरान हो जाते हैं। तो यूनो आस्था के हमले से जख्मी हो गया होता है, पर वो फिर भी अपने विंड मैजिक से पत्थरों को उठाकर आस्था के ऊपर हमला कर देता है और अपनी तलवार से आस्था के ऊपर हमला करके उसकी तलवारों को दूर फेंक देता है, जिससे कि यूनो को आस्था के ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो अपने स्टार मैजिक से एक बहुत बड़े पत्थर को आस्था के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से आस्था उसी पत्थर के नीचे दब जाता है। तब यहाँ घोष को पूरा विश्वास होता है कि आस्था को इससे कुछ भी नहीं होने वाला और हम देखते हैं आस्था मुक्के से उस पत्थर को बीच में से तोड़ देता है और सीधा यूनो के ऊपर हमला कर देता है। तो इसने अपनी फिस्ट को लाइटनिंग से चार्ज करके पत्थर को बीच में से तोड़ दिया है और अब ये यूनो के ऊपर हमला करने जा रहा है। तो यूनो आस्था के मुक्के को रोकने के लिए अपने आगे शील्ड ले आता है, पर आस्था एक ही मुक्के में यूनो की शील्ड को तोड़ते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। और ऐसा आस्था इस वजह से कर पाया होता है क्योंकि उसने अपनी फिस्ट में एंटी मैजिक को भर लिया होता है। तब इस मुक्के से यूनो की स्पिरिट फॉर्म खत्म हो जाती है और आस्था सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिस वजह से यूनो फिर से मैजिक से उसके ऊपर हमला करने लगता है। पर तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि यूनो का मैजिक सारा का सारा खत्म हो चुका है, जिसे देखकर कैप्टन विलियम भी हैरान हो जाते हैं। पर यूनो फिर भी हार नहीं मानता और हम देखते हैं उसके पास मैजिक की एक स्वॉर्ड आ जाती है, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर लैंग्रेस को पूरा यकीन होता है कि ये इस वजह से है क्योंकि माना यूनो से प्यार करता है। तब सभी को लगता है कि अब आस्था हारने वाला है क्योंकि उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। पर तभी उन्हें एक जोरदार आवाज आती है और हम देखते हैं आस्था अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। आस्था आखिरकार तुम जीत ही गए। तब आस्था कहता है यूनो ये तुम्हारी वजह से ही है कि मैं अपने ड्रीम को पूरा कर पाया हूँ। तब हम देखते हैं आस्था को नया विजिट किंग चुन लिया जाता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चर्च के फादर सभी लोगों को वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर आस्था और यूनो पले बड़े थे और वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते
होते हैं क्योंकि अब आस्था विज़र्ड किंग बन गया होता है और यूनो ने भी काफी नाम कमाया होता है। तब हमें पता चलता है कि नैश मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम में गया होता है जहाँ पर सिस्टर लिली उसे मोटिवेट कर रही होती है। तब हम देखते हैं उस मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम में गोश की बहन मैरी भी आई होती है, पर गोश उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है। आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं भाई? आपकी करेज को देख कर ही तो मैंने ये रास्ता चुना है, तो इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। तो अब आप जाइए और जाके आराम से चाय पीजिए। वैसे कोई भी लड़की ऐसे पर्सन से प्यार नहीं करेगी जो कि अपनी सिस्टर से इतना ऑब्सेस्ड हो, पर फिर भी ग्रे ने आपको एक्सेप्ट किया है, तो जाइए और थोड़ा उसे भी समझिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मैजिक नाइट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और एल्फ भी इस एग्जाम को देने आए होते हैं, जिन्हें देखकर सोल को लग रहा होता है कि अब उन्हें प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स मिलने वाले हैं। पर कैप्टन शार्लेट कुछ और ही सोच रही होती है। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिका लूसियस की लड़ाई के 6 महीने बाद लैंड ऑफ सन वापस जा रही होती है और कैप्टन मेरेलुना भी उसी के साथ जा रही होती है। तब कैप्टन यामी इचिका से कहते हैं कि वो एक दिन लैंड ऑफ सन वापस जरूर आएंगे और इचिका उन्हें एक मैजिकल टूल देती है जिसकी मदद से वो किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। और हम देखते हैं आस्था के पास भी वही टूल होता है, पर उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है। तो इचिका कैप्टन शार्लेट को भाभी कहने लगती है, जिस वजह से कैप्टन शार्लेट ब्लश करने लगती हैं और कह रहे होते हैं कि वो लोग तो अभी बस डेट ही कर रहे हैं। तो कैप्टन यामी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने तो फैमिली प्लानिंग भी कर रखी है, जिसे सुनकर कैप्टन शार्लेट का तो फ्यूज ही उड़ जाता है और आस्था भी उन्हें कांग्रेचुलेट करने लगता है। पर उसे अभी भी ये बीस्ट एंड ब्यूटी हजम नहीं हो रही होती, जिस वजह से कैप्टन यामी आस्था को पकड़ लेते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो बीस्ट किसे कह रहा है। कैप्टन यामी, मैं विज़र्ड किंग बन चुका हूँ, तो अब आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं। अपनी बकवास करना बंद करो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मेरे लिए बच्चे ही रहोगी। आस्था, तो चलो देखते हैं कि तुम अपनी लीडरशिप में इस किंगडम को कहाँ ले जाते हो, और अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। तो इचिका वहाँ से चली जाती है और कैप्टन यामी आस्था को कहने लगते हैं कि वो उसकी कमांड के अंडर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे और हमेशा ही एक मैजिक नाइट रहेंगे और अब वो ब्लैक बुल्स की लीडरशिप से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। तब आस्था उन्हें बिना सलाह किए ऐसा डिसीजन लेने से मना करता है, पर उसे खुद लग रहा होता है कि ऐसा करने से उसके लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो यहाँ सोल कैप्टन शार्लेट से कैप्टन यामी के बारे में पूछ रही होती है और कैप्टन शार्लेट अभी भी शर्मा रही होती है। तब हम यहाँ पर ब्लैक बुल्स का बेस देखते हैं जहाँ पर वाइस कैप्टन नैच को ब्लैक बुल्स का नया कैप्टन बना दिया गया होता है और वेनेसा दारू पी के कैप्टन नैच को ये बताने आ जाती है कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तब यहाँ ब्लैक बुल बेस में लक और मैग्ना अभी भी लड़ रहे होते हैं, जिस वजह से कैप्टन नैच शैडो से निकलकर उन्हें डांटने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर जोरा के ट्रैप मैजिक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें मैग्ना और लक को बहुत ज्यादा मजा आता है, पर कैप्टन नैच को इससे देखकर गुस्सा आने लगता है। तो यहाँ गॉर्डन और हेनरी मिलकर पत्ते खेल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें आखिरकार फ्रेंडशिप मिल गई होती है और यहाँ फिनरल ने भी फिनेस से शादी कर ली होती है और उनका एक बेबी होने वाला होता है, जिस वजह से फिनरल बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और लैंग्रेस भी ये सुन के बहुत खुश होता है कि वो अंकल बनने वाला है। तो यहाँ फिनरल चामी को याद करने लगता है क्योंकि वो उससे पहले पेरेंट बन गई होती है और हम देखते हैं ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि चामी और कैप्टन रिल ने शादी कर ली होती है और उनके 7 बच्चे हो गए होते हैं और कैप्टन रिल को इतना ज्यादा खुश देख के उनका बटलर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तब फ्रैगल आकर कैप्टन रिल को टेस्ट के लिए चलने के लिए कहती है ताकि नए लोगों को रिक्रूट किया जा सके और यहाँ हम मिमोसा और नोएल को देखते हैं जहाँ पर वो आस्था की विज़र्ड किंग बनने की बातें कर रही होती है और हमें ये भी पता चलता है कि हर्ट किंगडम की क्वीन और गाजा ने भी शादी कर ली है और कैप्टन मेरेलोना भी लैंड ऑफ सन में एंगेज हो गई होती है। अब आस्था के ऊपर से विज़र्ड किंग बनने का बर्डन कम हो गया है, जिस वजह से अब मेरा इंतजार भी खत्म हो गया है। तो इस वजह से मिमोसा अब हमारी बैटल स्टार्ट होती है। तो चलो फिर देखते हैं कि आस्था का दिल कौन चुराता है। तब मिमोसा भी इस बात पर एग्री करती है और यहाँ नैरो क्लोवर किंगडम को देख रही होती है क्योंकि क्लोवर किंगडम के अंदर फिर से शांति आ गई होती है। तब हमें यहाँ पर अलग अलग किंगडम के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और यूनो भी गोल्डन डॉन के कैप्टन होने के नाते स्पेड किंगडम से वापस आ गया होता है ताकि वो कुछ ऐसे न्यू कमर्स को चुन सके जो कि उसकी डिटर्मिनेशन को भी सरपास कर दें। तब यहाँ पर मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम शुरू कर दिया जाता है, पर तभी वहाँ पर हलचल मच जाती है जिस वजह से मार्क सभी को बताता है कि दुश्मन ने उनके ऊपर बड़ी शिप लेके हमला कर दिया है जो कि सीधा कैपिटल की तरफ बढ़ रही है और रास्ता उनसे लड़ने चला जाता है और अपने साथ कुछ स्पेशल यूनिट को लेकर गया होता है जिसमें कैप्टन यामी भी होते हैं। तब दुश्मन आस्था को देखकर पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो कौन है, जिस वजह से आस्था उन्हें बताता है कि वो वहाँ का विज़र्ड किंग है। और गाइस इसी के साथ ब्लैक क्लोवर की जर्नी खत्म हो जाती है। अब आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इसका एक ना वॉल्यूम आना है छोटा सा, जब वो आएगा तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। बाकी ऑफिशियली ब्लैक क्लोवर अब खत्म हो जाती है। अब आपको कैसी ये पूरी की पूरी स्टोरी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और एनिमे के किसी और चैप्टर में।